नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 2 सीटों पर होने जा रहे विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों यानी कि पद्म सिंह चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। विधान परिषद में निर्वाची अधिकारी के पास पहुंचकर दोनों ही प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से मौजूद रहे और इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी नजर आए। नामांकन दाखिल करने के बाद पद्म सिंह और मानवेंद्र ने जीत का दावा भी कर दिया है। बीजेपी की ओर से दिए गए उम्मीदवार पद्म सिंह चौधरी और यूपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष वो हैं और बहराइच से पार्टी के पूर्व सांसद भी रहे हैं। वहीं मानवेंद्र सिंह भी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वे कानपुर क्षेत्र के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। बात अगर सपा की जाए तो सपा विधान परिषद की 2 सीटों पर दो हाथ करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। सपा ने आज अपनी बैठक में कई अहम रणनीतियों पर चर्चा की है और बीजेपी ने वहीं कुर्मी और एक ठाकुर उम्मीदवार को चुनाव में उतार दिया है और ऐसे में पार्टी इसके अलग अलग तरीके से पेश करने की तैयारी में है। बात समाजवादी पार्टी की जाए तो समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए पूर्व एमएलसी रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल को उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों को मैदान में उतारा है। दोनों प्रत्याशियों ने सपा नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन ये दाखिल करवाया है। पार्टी के हमारे विजय प्राप्त करने वाले हैं और अभी तक तो सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी नामांकन करेगी, अभी किया नहीं है, लेकिन अगर वो नामांकन करेंगे तो मैं सपा बहादुर के साहस की सराहना करूँगा कि अभी नगर निकाय चुनाव में भूमि काटने के बाद केवल का फूल खिलाने के नामांकन करेंगे। मैंने कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं, अभी किया नहीं तो अभी कोई अगर आएंगे वो करेंगे तो मैं साहस में सराहना करूंगा। हमेशा से वो अभी नगर निकाय की फूल काट चुके हैं, फूल खिलाने। तो निकाय चुनाव के बाद अब एमएलसी के उपचुनाव ये होने हैं और इसको लेकर किसने कितनी तैयारियां की हैं, क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई गई है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक परिणाम सामने आए हैं, जो भी अब तक चुनाव हुए हैं उसके बाद से बहुत हद तक तस्वीरें भी ये क्लियर हो चुकी हैं और आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ अशोक पांडे बने हुए हैं सीधा। अशोक पांडे जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। सपा से प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ बने हुए हैं। भुवन भास्कर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और राजनीतिक विशेषज्ञ ब्रजेश शुक्ला वो भी हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। ब्रजेश शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहले अशोक पांडे जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, हमने अभी तक जो चुनाव हुए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही है बीजेपी की, लेकिन अब एमएलसी के जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी वो पार्टी है जो बूथ स्तर से अपनी मजबूत पकड़ बनाकर आगे तक का रास्ता तय करती है। देखिए, जो एमएलसी का चुनाव है इसमें एक तो हमारे एमएलसी लक्ष्मण आचार्य जी थे जो कि इस समय राज्यपाल बन गए सिक्किम के, इसके चलते खाली है। एक हमारे एमएलसी थे, उनका निधन हो गया। हमने पार्टी के 2 प्रदेश उपाध्यक्षों को टिकट दिया है। हमने जातिवाद नहीं देखा, हमने कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे पास वो जो जीत का आंकड़ा है वो हमारे पास है। निश्चित तौर पे हम चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कौन चुनाव जीतेगा कौन नहीं। हालांकि दावा सभी करते हैं चुनाव से पहले। ठीक है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। एमएलसी उपचुनाव होने हैं, नामांकन की तस्वीरें भी हमने देखी जब आपके जो प्रत्याशी थे वो नामांकन के लिए गए, लेकिन कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। वो कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे लगता है अगर आपको बड़ा चेहरा नहीं दिखाया दे रहा तो ये मेरा कसूर नहीं है। किसी पार्टी के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्य सचेतक माननीय पांडे जी वहां पर थे, प्रदेश अध्यक्ष वहां पर थे। ये कोई बड़े चेहरे नहीं है। नहीं, भुवन भास्कर जोशी जी, सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमने दोनों तस्वीरें दिखाई हैं। जो बीजेपी के प्रत्याशी थे जब वो नामांकन के लिए पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम उनके साथ मौजूद। क्या अखिलेश यादव अगर होते तो आपको नहीं लगता कि आप ही की पार्टी के लिए बेनिफिट था? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है हम लोग संगठन के लोग हैं और संगठन में प्रदेश की जिम्मेदारी
माननीय उत्तम साहब के पास है और सदन में मुख्य सचेतक आदरणीय पांडे जी है। तो अब दोनों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करा। माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद प्राप्त है, जो हमारे कैंडिडेट है उनको। तो निश्चित तौर पर ये तो हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी किस तरह से उनको अपने दिशा निर्देशन देती है अपने संगठन के लोगों को, और पूरी पार्टी एकजुट माननीय सारे विधायक सारे संगठन के लोग माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश को अपना अध्यादेश मानते हैं और निश्चित तौर पे हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। नहीं नहीं, लेकिन भुवन भास्कर जी सवाल इसलिए भी है ना क्योंकि अब तक जितने भी परिणाम सामने आए हैं, फिर चाहे हम निकाय चुनाव की बात करें, वो किसी से छिपा नहीं है, और अभी हाल फिलहाल जो 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसके परिणाम भी सामने आए। तो ऐसे में बार बार यही सवाल उठ रहा है कि भाई ये तो जमीनी स्तर पर उतरते ही नहीं है, तो जनता कैसे पहचानेगी, कैसे वोट देगी? मेरे ख्याल से एक बहुत गंभीर चैनल है आपका। आपके चैनल ने निकाय चुनाव में शायद चंदौली के मुगल सराय का रिजल्ट भी देखा होगा। वहां पर जो सोनू किन्नर था वो जीत गया था, लेकिन दबाव में प्रशासन के, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के दबाव में उसको हरा दिया गया। और फिर उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के तरीके से जवाब दिया और उसके बाद फिर वो किन्नर को दे दिया गया। जो परिपाटी आज योगी जी की सरकार आज उत्तर प्रदेश में चालू कर रही है, निश्चित तौर पे अगर आप कांटे बोएंगे तो आप फूल की आशा भी ना करें। और आप जो परिपाटी चला रहे हैं, अपने पुलिस प्रशासन से चुनाव लड़वाने का काम करते हैं, अधिकारियों से चुनाव लड़वाने का काम करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव लड़वाने का काम करते हैं। और यही भी उदाहरण है, गोरखपुर में उदाहरण है। 1 लाख वोटों का अभी तक पता नहीं चला कहां से आएंगे। जो चुनाव का जब वोट पड़े इतने पड़े, उसके बाद 1 लाख फालतू पड़ रहे, तो मतगणना में फालतू कैसे हो गए? आज बहुत सारे प्रश्न आज इसके भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना, और कोई भी चीज है अगर वो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, वो जवाब देंगे। अशोक पांडे जी जवाब दीजिए। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि भाई इस तरीके से प्रेशर दबाव बनाया जाता है। अगर आप कहें और इसका वीडियो भी आप कहेंगे तो मैंने अपने पास साक्षी के रूप में रखा हुआ है, जो आपका चंदौली में मुगल सराय में नरगल प्रलाप करके जहां ये जीतते हैं वहां लोकतंत्र जीत जाता है। ये कर्नाटक में अभी भाजपा हारी है, वहां लोकतंत्र जिंदा है। उत्तर प्रदेश में 0 पाए हैं तो यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चुनाव आयोग ने बुलाया था इन लोगों को ईवीएम के लिए कि आइए जरा इसमें देखिए कैसे हैंग होता है, तो किसी दल का कोई सदस्य नहीं गया। अब अखिलेश यादव का इतना प्रभाव है, उत्तर प्रदेश में निकाय का चुनाव छोड़ के कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे, बड़ा भारी प्रभाव है। यहाँ 0 है, यहाँ योगी जी हीरो है। इनके पास एक सबसे बड़ा एक आनंद का ये है कि ईवीएम हैक की गई, हिजड़े से अपनी तुलना करने लगे। एक दिन प्रचार करने अखिलेश यादव निकले नहीं। हमारे यहाँ योगी जी लगातार एक कार्यकर्ता की बात गली मोहल्ले चौबारे में मंत्री लोग घूम रहे थे, विधायक घूम रहे थे। अब अखिलेश जी कर्नाटक में अपना प्रभाव दिखा रहे थे क्योंकि यूपी में उनको नाटक करना था। 0 वो पा। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं भुवन जी, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं जो पार्टी खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी जो कहती हो कि हम विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, और हालांकि आज जवाब देना शुरू हो गया है। दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी मुक्त दक्षिण भारत हो गया है। कर्नाटक में इनकी सरकार थी और कहीं साउथ में थी नहीं, और वहां से भी इनकी विदाई तय होगी क्योंकि जाकी जैसी भावना वैसे ही रिजल्ट मिलता है। आज ये जो विपक्ष मुक्त भारत है, ये वो ही लोग कर सकते हैं जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं करते। क्या आपने सुना है किसी विदेश में आपने सुना है कि कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कहता है कि हम वो पार्टी मुक्त देश बना देंगे? ये निश्चित तौर पे जो इनकी हेट पॉलिटिक्स है, जो इनकी संविधान विरोधी नीति है, जो इनकी लोकतंत्र विरोधी नीति है, ये बताने को काफी है कि ये किस तरह से कहते हैं कि हम लोग विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे। आज इन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम साउथ इंडिया ने करा है, और साउथ इंडिया आज भारतीय जनता पार्टी। भुवन भास्कर जोशी जी, वहां कर्नाटक की आप कहां वहां चले गए हैं? अखिलेश जी का बड़ा प्रभाव वो कांग्रेस का रेशो बड़ा है ना। आप क्यों खुश हो रहे हैं? आप अपनी पार्टी को देखिए। उत्तर प्रदेश में जहां आपकी सरकार थी, अब स्तर इतना डाउन हो चुका है कि आप बिल्कुल छोटे स्तर का चुनाव तक हार रहे हैं। एक कर्नाटक में अखिलेश जी का प्रभाव बढ़ा है।
अशोक जी धैर्य रखिए। अशोक, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या कर्नाटक इस भारत देश का हिस्सा है, या मेरी जानकारी में नहीं था, इंग्लैंड में चला गया? अगर मैं, या ये लिखा हुआ है कि एक प्रदेश की पार्टी कर्नाटक पे चर्चा नहीं कर सकती, तो मुझे बता दीजिए देश में कानून आ गया है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई चर्चा के है, लिए किसी ने उस नहीं पर रोका है, चर्चा के लिए किसी ने नहीं रोका है। सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी जो पार्टी है यानी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्यों अपनी जमीन खोती जा रही है? सवाल यह है। कर्नाटक में बाद में जाएंगे। मैं आपको उस विषय की भी बता दूं। आप वहां पर केवल हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे, हम चुनाव लड़ रहे हैं इनके धनबल से, अच्छा। इनके प्रशासन से, इनकी है। नफरत की राजनीति के खिलाफ, इनके ऐसे हिडन पार्टनर जो चुनाव में डिम्पल जी कोई कैसे आता जीत है गई हैदराबाद थी? से, कोई आता है दिल्ली से, और अरे इनको साहब, चुनाव में डिम्पल जी मदद करके कैसे कोई जीत दिल्ली गई चला थी? गया, कोई हैदराबाद चला गया। डिम्पल तो कैसे हमें जीत तो गई थी? बहुत वहां बड़ी ईवीएम शक्तियों से सही लड़ थी, रहे हैं, और हम माननीय वहां अखिलेश यादव जी के लोकतंत्र नेतृत्व रक्षा में हुई। उनसे लड़ने का काम कर रहे हैं। ये सारी बातें ये पुरानी हो लोग चुकी हैं। यहाँ ठीक है, एक और पैनलिस्ट भी हारेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रजेश शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि एमएलसी उपचुनाव होने हैं, इससे पहले जो हमने चुनाव के परिणाम देखे हैं उसमें बार बार सवाल यही उठा, और आज देखिए जब नॉमिनेशन की बात करें तो अखिलेश यादव वहां पर मौजूद नहीं थे, बल्कि बीजेपी में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम, बड़े बड़े चेहरे नजर आ रहे थे। क्या क्या लगता है आपको कि इसका भी एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है? देखिए, उत्तर प्रदेश ये जो चुनाव होते हैं, चुनाव कोई हो, मैं ये देखता हूँ बीजेपी उसको बड़ी गंभीरता से लड़ती है। एक जुझारू पन से लड़ती है चुनाव को, और चुनाव लड़े भी इसी तरह जाने चाहिए, क्योंकि चुनाव कोई ऐसा नहीं है कि नेता न जाए और नेता न उपस्थित हो। और उसको उससे क्या होता है, आप सारा निकाय चुनाव देख लीजिए। अब निकाय चुनाव में परिणाम को लेकर के ये हो सकता है कि साहब पंचायत चुनाव में कितनी सीटें पाई, परिषद में कितनी पाई, लेकिन जिस ढंग से बीजेपी ने लड़ाई चुनाव, ऐसा लगता था साहब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, लगातार 4-4, 5-5 सभाएं, इनके सारे नेता मैदान में थे। आप ये कहे कि साहब वो नहीं गए, कोई नेता नहीं जाता है, तो उससे आपकी हार छिप नहीं सकती है। आप जितने बेहतर ढंग से लड़ेंगे, जितना जुझारूपन से लड़ेंगे, वो दर्शाता है कि आप किस ढंग से इस चुनाव को ले रहे हैं। अब आप जैसे आप देखिए कि यहाँ की जो समस्या है, उत्तर प्रदेश की समस्याएं अलग है, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक वातावरण अलग है। आप जाके कर्नाटक चले जाएं, कर्नाटक आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई होनी है वो बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई होनी है। यहाँ समाजवादी पार्टी है, और एक बात और उभर के सामने आई है निकाय चुनाव में कि जो मजबूती थी समाजवादी पार्टी की, मैंने देखा था जो मुस्लिम मतों को लेकर जो मजबूती थी, जो मुस्लिम जिस ढंग से एकजुट होकर गया था, लगभग 80-80, 90-90% एकजुट हो गया था, वो उसमें कहीं दरार दिखती है। इसको सोचना होगा समाजवादी पार्टी। आप कर्नाटक सोचें, जरूर सोचें आप, लेकिन आप सहारनपुर देख लीजिए, आप मेरठ देख लीजिए, सहारनपुर में वो बसपा के साथ चला जाता है मुस्लिम वोट, मेरठ में ओवैसी के साथ चला जाता है, मुरादाबाद में वो चला जाता है कांग्रेस के साथ चला जाता है, संभल में भी वो ओवैसी के साथ चला जाता है। गंभीर चिंता विषय होना चाहिए समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि जब आपका बेस वोट खिसकेगा तब आप 24 की लड़ाई बेहतर ढंग से नहीं लड़ सकते हैं। आप तभी लड़ सकते हैं जब आपका जो वोट था, जिसके कारण आप 125 सीटें पाए हैं, उस वोट बैंक को आप मजबूत रखें, उस वोट बैंक को मजबूती से पकड़े रखें, तब आप ज्यादा अच्छा लड़ सकेंगे। वैसे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर देगी, लेकिन यदि वोट बैंक छिटका तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को झेलना होगा। और इसीलिए ये लड़ाई आज से ही लड़नी होगी इन्हें। ये नहीं, इंतजार नहीं करना होगा। और यदि आप ये चाहें कि साहब आप दौरा ना करें, आप जाए ना, आप उसके लिए प्रयास न करें, तो आप लड़ाई पहले ही हारी मान लेते हैं, पहले ही हार जाते हैं। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए न हितकर है, पार्टी को हितकर है, इसलिए जितना जूझते हैं
भुवन भास्कर जी, देखिए बहुत राजनीतिक बहुत दल, इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट परिणाम ये कभी बताए कभी गए सामने हैं, आते क्योंकि हैं अब और ये कोई बातें पार्टी पुरानी को हो चुनौती चुकी है। स्वीकार करनी आरोप लगाना कि ये बिल्कुल एक हिटलरशाही है, एक दबाव, एक प्रेशर, डराना धमकाना, बांटना, ईवीएम हैक होना, ये वो, ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी है। जनता उब चुकी है अब इन चीजों से। जमीनी स्तर पर लोगों से आप कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं, कितना जुड़ पा रहे हैं, यही बात बता रहे हैं ब्रिजेश शुक्ला जी। उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए। बयानबाजी से अब आम जनता छक चुकी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले परिणामों को भी आप उठा के देख लीजिए। नगर निगम में हम पहले भी कुछ नहीं थे, शून्य से शुरू करा हमने इसको। हमें पूरी आशा थी, हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़े कि हम लोग इस बार नगर निगम में भी आ पाएंगे। लेकिन नगर पालिका का रिकॉर्ड देखिए कि आज विपक्ष के कितनी सीटें और भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें हैं, आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा, आप जब नगर पंचायत की सीटें उठा के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है पूरा। और क्या अभी जो आप जो चर्चा चलाने का काम कर रहे हैं, ये जो मुगल सराय का जो वीडियो है चंदौली का, क्या ये झूठ बताने का काम है? ये क्या झूठ है? ये इस देश, इस प्रदेश का सच नहीं है कि वहां पर एक किन्नर को जीते हुए वो हरा दिया गया, और बाद में जब भारतीय जनता पार्टी के तरीके से उन किन्नर के समर्थकों ने जवाब दिया, फिर दोबारा उसको विजयी करा। जिस शैली से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, दबंगई से, उस दबंगई से जवाब दिया, फिर दोबारा उसको सोनू किन्नर को जिताया गया। क्या ये सच है? कहिए तो मैं आपके चैनल पे देश के सभी लोगों को वीडियो दिखा देता हूं, मेरे पास वो वीडियो उपलब्ध है। नहीं नहीं, ठीक है। ये वीडियो आपके पास कहां से आई है, कहां से नहीं आई है, इसकी चैनल इसको इंडोर्स नहीं करता सर। आप ठीक है, चर्चा ना करें, लेकिन नहीं नहीं, बिना सत्यता के हम कोई वीडियो चला भी नहीं सकते। ये आपका वीडियो, आप अपने फोन में रखिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर चर्चा जरूर हो रही है कि आप चंदौली के मुगल सराय का पता कर लीजिएगा, सोनू किन्नर है। नहीं, अब इसी तरीके से अगर आप आरोप लगाते रहेंगे तो जनता को आप क्या, मतलब क्या बताने की कोशिश आप कर रहे हैं? कोई आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो होने चाहिए ना। सर, आरोप ही लगा रहे पुलिस प्रशासन ने, और प्रशासन ने मिलकर जीता हुआ हारे हुए कैंडिडेट को जिता दिया था वहां पर, इनकी कैंडिडेट थी वहां पर। और उसके बाद जब उन्होंने जन समुदाय इकट्ठा हुआ उनके पीछे, और तब इन्होंने उसको जिताने का काम करा है। मुगल सराय की बात है, ये चंदौली का, कोई विदेश का उदाहरण नहीं दे रहा मैं, इस देश का, इस प्रदेश का उदाहरण देने का काम कर रहा हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पूरा वीडियो है, और पूरा जो आपस में द्वंद्व हुआ है, गया था वो जीत गया था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि पुनर्गणना होनी चाहिए। एक दो जगह जीत पर उन हिजड़ों ने डंडा लेके पुलिस पर और जनता के ऊपर हमला किया। वो लोकतंत्र बचाने नहीं गए थे। आप जानकारी ले लीजिए। हम पे तो वीडियो है सारा, हम तो वीडियो दिखा रहे हैं आपको। आपके प्रशासन ने आपके हारे हुए कैंडिडेट को जिता दिया था। चलिए देखिए, ये वीडियो है, वीडियो में क्या है क्या नहीं है, ये जांच का विषय बना हुआ है सर। देखिए, वीडियो पे डिबेट नहीं हो रही है यहाँ पे वीडियो पे डिबेट नहीं हो रही है, यहाँ पे डिबेट हो रही है तैयारियों को लेकर। खुश है आज प्रदेश को सच बताइए कि इस प्रदेश में किस प्रकार प्रशासन चुनाव लड़ने का काम कर रहा है, किस प्रकार पुलिस के दंडों से चुनाव को जीता तभी तो आपको मंच दिया है सर कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बताइए, तभी आपको भी बोलने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन जनता चाहती है कि जमीनी स्तर के मुद्दों को लेकर अगर बातचीत हो। कोई पार्टी, राजनीतिक दल चुनाव लड़ने की कोशिश, जीतने की कोशिश करता है तो हम उसको बेनकाब करें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, और अपने कर्तव्य के निर्वहन से आप हमें नहीं रोक सकते। चलिए ठीक है, समय का अभाव है सर, समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, एमएलसी उपचुनाव को लेकर नॉमिनेशन जो आज हुआ उसमें सवाल यही उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव क्यों मौजूद नहीं थे, जो नामांकन के लिए उनकी पार्टी की तरफ से नामांकन के लिए वहां पर पहुंचे थे।